मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का हमारी क्लास में स्वागत है। हम लोग देखिए घटना चक्र जो है का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे। घटना चक्र का करंट अफेयर्स डिस्कस करने के क्रम में जो शुरू के 8-10 पेज में उन्होंने वन लाइनर करंट दिया है पॉइंट फॉर्मेट में, उसका डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, अब जो है डिटेल में घटनाक्रम डिस्कस करने की बारी है। तो डिटेल में घटनाक्रम डिस्कस करने के लिए जितना उन्होंने बुक में दिया है पूरा का पूरा डिस्कशन करना ज़रूरी भी नहीं है और वो काफ़ी टाइम टेकन है, इसलिए उसको संक्षिप्त फॉर्म में घटना चक्र, घटना सार या और जो करंट अफेयर्स की मैगजीन आती हैं सबसे कलेक्ट करके उसको संक्षिप्त फॉर्म में करके हम आपसे डिस्कस करने चल रहे हैं। इसमें आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड ज़रूरी चीज़ें भी मिल जाएंगी और प्लस आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना भी नहीं पड़ेगा, आपका समय भी बचेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम दिया गया है। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे दिया गया है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा यह योजना लॉन्च की गई है, शुरू की गई है, इसलिए ये योजना काफ़ी चर्चा में है और इसके विषय में जान लेना काफ़ी आवश्यक है। ठीक है, तो विश्वकर्मा सम्मान योजना जो है इसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी द्वारा 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही कर दी गई थी और 77वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 15 अगस्त 2023 को, अभी हाल ही में मनाया गया। ठीक है, इसी अवसर पर विश्वकर्मा सम्मान योजना की घोषणा कर दी गई थी और इसकी अवधि जो है विश्वकर्मा सम्मान योजना की 5 वर्ष है। कितनी है? 5 वर्ष। ये योजना 2022-23 से लेकर के 2023-24 से लेकर के 2026-27 तक चलेगी, 2026-27 तक। ठीक है, यानी इस योजना की अवधि कुल 5 वर्ष है, 2022-23 से 2026-27 तक। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। देखिए दो शब्द आता है हमारे सामने, एक होता है केंद्रीय क्षेत्र की योजना और एक होता है केंद्र प्रायोजित योजना। दोनों में क्या अंतर होता है ये जान लीजिए। केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो होती है उसमें 100% योगदान केंद्र सरकार का होता है। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 100% योगदान केंद्र सरकार का रहता है और जो केंद्र प्रायोजित योजना होती है उसमें कुछ योगदान केंद्र सरकार का होता है और कुछ राज्य सरकार का होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 60% भागीदारी केंद्र की हो गई और 40% भागीदारी राज्य की हो गई, तो ऐसी योजनाओं को हम कहेंगे केंद्र प्रायोजित योजना। ठीक है, लेकिन ये केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है विश्वकर्मा सम्मान योजना, ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक, इसको 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया गया है, 2023-24 से 2027-28 तक। ठीक है, 2023-24 से 2027-28 तक इसको लागू किया गया है और प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की गई थी। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, मूल उद्देश्य क्या है इसका? तो इसका मूल उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारी में जिन लोगों को कुशलता प्राप्त है उनको बढ़ावा देना। ठीक है, उनको लाभान्वित करना, उनको लाभ पहुंचाना। पारंपरिक शिल्पकारी से बढ़ईगिरी हो गया, मोची का काम हो गया, ठीक है, बर्तन बनाना हो गया, कपड़े बुनना हो गया, सूत कातना हो गया। तो इस तरीके से जो पारंपरिक जो है शिल्पकारी है उसमें लोगों को सहयोग प्रदान करना, सपोर्ट करना, लाभान्वित करना इस योजना का उद्देश्य है। अभी हाल ही में ये योजना लॉन्च की गई है। कब लॉन्च की गई है? विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर। कब लॉन्च की गई ये योजना? विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर। और विश्वकर्मा जयंती कब मनाई गई? अभी हाल ही में 17 सितंबर 2023 को। 17 सितंबर 2023 को ये मनाई गई। 17 सितंबर 2023 को ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई और इसी दिन जो है प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी था। ठीक है,
और इस योजना को मंजूरी, अगर ये पूछ ले पेपर में कि इस योजना को मंजूरी कब मिल गई थी, तो इस योजना को घोषणा के एक दिन बाद ही मंजूरी मिल गई थी, यानी 15 अगस्त 2023 को घोषणा हुई थी, 15 अगस्त 2023 को, और 16 अगस्त 2023 को ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो है मंत्रिमंडलीय जो आर्थिक समिति थी उसने इसको मंजूरी प्रदान कर दी थी, या आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति थी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली, उसने इसे मंजूरी प्रदान की थी। ठीक है। प्रावधान क्या है इसमें? मुख्य निचले स्तर के श्रमिकों को 6 दिन का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है। इसमें जो निचले स्तर के श्रमिक हैं उनको 6 दिन का निःशुल्क प्रशिक्षण मिलेगा। स्वरोजगार शुरू करने हेतु वित्तीय सहयोग भी मिलेगा। शिल्पकारों एवं कारीगरों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र तथा पहचान पत्र भी दिया जाएगा। जो शिल्पकार और कारीगर हैं उनको पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र, ध्यान रखिएगा, पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र तथा पहचान पत्र भी दिया जाएगा। इस योजना का निर्धारित परिव्यय क्या होगा? 13,000 करोड़ रुपए, यानी इस योजना के क्रियान्वयन में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ठीक है। और क्या प्रावधान है? 5% की न्यूनतम, यानी 5% की सरल ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का ऋण पहली किस्त और 2 लाख रुपए तक का ऋण जो है दूसरी किस्त ऋण सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना के तहत 5% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए पहली किस्त और 2 लाख रुपए दूसरी किस्त ऋण सहायता भी दी जाएगी। प्रथम चरण में कुल 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया। कितने पारंपरिक व्यवसाय शामिल किए गए हैं? 18। आगे जो है इनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती, बढ़ाई भी जाएगी अगले चरण में। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो आपने ये समझ लिया पीएम विश्वकर्मा सम्मान योजना कब शुरू की गई? 17 सितंबर 2023 को। कब शुरू हुई? 17 सितंबर 2023 को। ठीक है। इस योजना को शुरू किया गया। यह योजना 2023-24 से, मतलब इसकी अवधि क्या होगी? 23-24 से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगी। 23-24 से 27-28 तक, 2027-28 तक। ठीक है। यह योजना चलेगी, 5 वर्ष इसका कार्यकाल होगा। ठीक। इसमें कुल 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। लगभग 13,000 करोड़ रुपए का इसमें परिव्यय आ रहा। कितने करोड़ रुपए का? 13,000 करोड़ रुपए का। ठीक है। और ये पूरी तरह केंद्र की योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक। पूरी तरह ये केंद्रीय योजना है। और इस योजना का क्या उद्देश्य है कि निचले स्तर पर काम करने वाले शिल्पकारों, कारीगरों को प्रोत्साहन प्रदान करना, उनको लाभान्वित करना। और इस योजना में क्या है? 6 दिन की निःशुल्क ट्रेनिंग दिया जाएगा। स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहयोग दिया जाएगा और शिल्पकारों एवं कारीगरों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? जो इससे प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा, पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र। ठीक है। पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र भी इस योजना के तहत दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना, देखिए हमारे देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में जो है रेलवे का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, या रेल परिवहन का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए यह योजना शुरू की गई है, अमृत भारत स्टेशन योजना। इसका क्या कार्य है या क्या उद्देश्य है? निरंतर आधार पर रेलवे स्टेशनों के विकास की परिकल्पना करना, उनके विकास के लिए जरूरी कार्य करना। ठीक। इसमें कुल कितने स्टेशनों को शामिल किया गया है? तो कुल 1309 स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना में कुल 1309 स्टेशन शामिल हैं। ठीक है। कितने स्टेशन शामिल हैं? 1309। 1309 स्टेशनों को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ इसकी जो आधारशिला हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा रखी गई 6 अगस्त 2023 को, 6 अगस्त 2023 को
इसके प्रथम चरण की आधारशिला रखी गई। ठीक है, प्रथम चरण की आधारशिला रखी गई और प्रथम चरण में कुल 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होना है। ठीक है, कितने स्टेशनों का पुनर्विकास होना है? 508। कुल 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाना है जो 27 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में है। कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में है? 27। ठीक है, 27 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। कितने हैं? 508। ठीक है, 508 रेलवे स्टेशनों का विकास 27 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाना है। सबसे ज़्यादा अगर पूछ लिया जाएगा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सबसे ज़्यादा स्टेशन किस राज्य से शामिल हैं, तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के दोनों राज्यों के 55 स्टेशन शामिल हैं। ठीक है, 55 स्टेशन दोनों राज्यों के शामिल हैं और बिहार के कुल 49 स्टेशन शामिल हैं। जो लोग बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं या बिहार टीचर का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। ये ध्यान दें कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कुल अमृत भारत स्टेशन योजना के प्रथम चरण में बिहार के कुल 49 स्टेशनों को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण करंट है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये कब जारी किया गया था? 17 जुलाई 2023 को। इसको हाल ही में 17 जुलाई 2023 को जारी किया गया। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक एमपीआई में भारत की रैंकिंग में सुधार करना। वैश्विक एमपीआई क्या है? देखिए, यूएनडीपी जो है, यूएनडीपी क्या है इसका फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो अपनी एचडीआई जारी करता है, एचडीआई रिपोर्ट जारी करता है, उसमें एचडीआई रिपोर्ट के तहत ही राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक को 2010 से ही प्रकाशित कर रहा है। कब से प्रकाशित कर रहा है? 2010 से। ठीक है, यूएनडीपी अपनी एचडीआई रिपोर्ट में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक को 2010 से ही प्रकाशित कर रहा है। ठीक, तो उसी की तर्ज पर भारत में नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रकाशित किया जाने लगा। ठीक है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एनएमपीआई नेशनल मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स, ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है कि एमपीआई में यूएनडीपी की जो एमपीआई है उसमें भारत की रैंकिंग में सुधार लाना। क्या उद्देश्य है? जो यूएनडीपी की एमपीआई है उसमें भारत की रैंकिंग में सुधार लाना, भारत की रैंकिंग में सुधार लाना, इस उद्देश्य से एमपीआई जारी किया जाता है। ठीक है, और इसके 3 आयाम क्या क्या हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन का स्तर। ठीक है, एमपीआई के 3 आयाम हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन का स्तर, और इसके संकेतक कितने हैं? 12। 3 महत्वपूर्ण आयामों, इन्हीं 3 आयामों को ध्यान में रख करके यूएनडीपी जो है एमपीआई इंडेक्स जारी करता है। यूएनडीपी एमपीआई इंडेक्स स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन सहन को ध्यान में रखकर ही जारी करता है, और इन्हीं को ध्यान में रखकर नीति आयोग भी जारी करता है 12 संकेतकों के आधार पर। ठीक है, और इसका प्रथम संस्करण कब जारी किया गया था? 2021 में जारी किया गया था। इसका प्रथम संस्करण 2021 में जारी किया गया था, और इसको अभी जो हाल ही में 2019 से 21 पर आधारित है, जो हमारा ये क्या बोलते हैं राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5वें चरण की रिपोर्ट पर आधारित है, या 5वें सर्वेक्षण पर आधारित है। NAFHS का जो 5वां सर्वेक्षण है उस पर यह आधारित है। ठीक है, और इसमें कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं? तो कुल 36 राज्य हैं, 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनमें से 707 जिलों को शामिल किया गया। राष्ट्रीय यानी एमपीआई इंडेक्स में
एमपीआई इंडेक्स में कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है, कुल कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया, तो वो 36 हैं। जिले कितने हैं, 707 हैं। ठीक है, जिले 707 हैं। ठीक, 2015-16 से 2019-21 की अवधि में कुल 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। कितने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है, 13.5 करोड़। और गरीबी में, इस अवधि में गरीबी में कुल कितनी कमी आई है, 9.89% की। कितने की, 9.89% की। अगर राज्यवार क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा कमी जो है उत्तर प्रदेश में आई है। सबसे ज़्यादा कमी उत्तर प्रदेश में आई है, 3.43 करोड़ की। लेकिन अगर प्रतिशत में पूछेगा, तो सबसे ज़्यादा गरीबी का प्रतिशत किस राज्य में घटा है, तो वो बिहार में घटा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग बहुआयामी गरीबी से जो बाहर आए हैं, अगर संख्या में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश सही होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ संख्या में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश सही होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से 3.43 करोड़ लोगों को बाहर निकाला गया, जबकि बिहार से 2.25 करोड़ लोग बाहर आए हैं। लेकिन परसेंटेज में पूछेगा तो सबसे ज़्यादा कमी 18.13% के साथ बिहार में आई है। ठीक है, 18.13% के साथ बिहार में आई है। वहीं उत्तर प्रदेश में 14.75% लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, 14.75%। ठीक है, तो ये डाटा ध्यान रखिएगा। इसके बाद तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है, यहाँ से 1.36 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो 2015-16 में जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे देश में 32.59% लोग गरीब थे, वहीं 2019-21 की अवधि के दौरान ये आंकड़ा 19.28% हो गया है। शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो शहरी क्षेत्रों में 8.65% लोग जो है गरीब थे। कब, 2015-16 में, और अब यहाँ पे 5.27% लोग ही गरीब बचे हैं। ठीक है, 5.27% लोग 2021 में, 2019 से 21 की अवधि में अब जो है कितने बचे हैं, 15.27% लोग। इसी अवधि में भारत का बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल्य भी काफ़ी कम हुआ है। ये पहले 2015-16 में 0.117 था, जो घटकर अब 0.0066 हो गया है। ठीक है, कितना हो गया है, 0.066। तो इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत 2030 से पहले ही SDG 1.1 क्या कहता है कि गरीबी एवं भूखमरी को समाप्त करना। ठीक है, जो SDG सूचकांक, जो 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए थे 2015-16 में, और इन्हें 2030 तक अचीव करना था। इससे पता चल रहा है कि भारत काफ़ी पहले ही इसको अचीव कर लेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा गरीब अगर कोई राज्य है इस समय तो बिहार है। यहाँ 33.76% जनसंख्या गरीब है। उसके बाद दूसरे स्थान पे झारखंड आता है, यहाँ 28.81% जनसंख्या गरीब है। मेघालय की अगर बात की जाए तो मेघालय में 27.79% गरीब हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ 22.93% लोग गरीब हैं यूपी में। ठीक है, यूपी में 22.93%। ये इम्पॉर्टेंट है हमारे आर परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसलिए इसको ध्यान रखना है। एमपी में 20.63% लोग गरीब हैं। सबसे कम एमपीआई वाला अगर राज्य पूछा जाएगा तो केरल है, इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। सबसे कम एमपीआई वाला राज्य कौन सा है, केरल है। यहाँ केवल 0.55% लोग ही गरीब हैं। ठीक है, 0.55%। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए, सबसे ज़्यादा गरीब जो है दादर नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में है, जबकि सबसे कम पुद्दुचेरी में है। सबसे कम गरीब कहाँ है, पुद्दुचेरी में है। वहीं अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार के सबसे गरीब ज़िले जो हैं
वो कौन कौन से हैं? अररिया, पूर्णिया, सुपौल। कौन कौन से हैं? अररिया, पूर्णिया और सुपौल। न्यूनतम गरीब जिले कौन कौन से हैं बिहार के? सिवान, मुंगेर और रोहतास। कौन कौन से हैं? सिवान है, मुंगेर है और रोहतास है। पूर्वी चंपारण में सर्वाधिक गरीबी में कमी है। अगर ये पूछेगा गरीबी में कमी किस राज्य में सबसे ज़्यादा आई है, मतलब किस जिले में, बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा कमी आई है गरीबी में, तो वो पूर्वी चंपारण जिला है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक गरीब जिला है बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है। शीर्ष 3 गरीबी वाले जिले उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे बहराइच है, नंबर 2 पे श्रावस्ती है और नंबर 3 पे बलरामपुर है। सबसे कम गरीब जिले हमारे यहाँ कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे गाजियाबाद है। ठीक है, नंबर 1 पे गाजियाबाद है, नंबर 2 पे लखनऊ है और नंबर 3 पे कानपुर नगर है। और सबसे ज़्यादा गरीबी में कमी उत्तर प्रदेश के किस जिले में आई है? तो वो महाराजगंज जिले में आई है। ठीक है। बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा कमी आई है? पूर्वी चंपारण जिले में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा कमी आई है? महाराजगंज जिले में। ठीक। तो इस टॉपिक के तहत हमने क्या जाना कि राष्ट्रीय एमपीआई सूचकांक जो जारी करता है उसको कौन जारी करेगा? राष्ट्रीय एमपीआई कौन जारी करेगा? नीति आयोग जारी करेगा। नीति आयोग, ठीक, राष्ट्रीय एमपीआई को जारी करेगा। और राष्ट्रीय एमपीआई को जो वैश्विक स्तर पे एमपीआई यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है 2010 से, उसी की तर्ज पर जारी किया जा रहा है। पहला एमपीआई स्कोर हमारा कब जारी किया गया था राष्ट्रीय स्तर पे? 2021 में जारी किया गया था। ठीक है। पहला कब जारी किया गया था? 2021 में। तो अभी जो जारी किया गया है उसके हिसाब से ये जो है डाटा था, सर्वाधिक गरीब जिला कौन सा है? बिहार है। ठीक है। और सबसे कम एमपीआई किस राज्य का है? वो केरल का है। हमारे उत्तर प्रदेश में कुल 22.93% लोग जो है गरीबी बहुआयामी रूप से गरीब हैं। ठीक है। हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा बहुआयामी गरीब जिला कौन सा है? तो वो पूछ लिया जाएगा तो वो बहराइच है, उसके बाद श्रावस्ती है। ठीक है। बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर। बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर हमारे यहाँ के सबसे ज़्यादा गरीब जिले हैं। बिहार का सबसे ज़्यादा गरीब जिला कौन सा है? अररिया है, उसके बाद पूर्णिया है, उसके बाद सुपौल है। और सबसे कम गरीब जिले बिहार के कौन कौन से हैं? पहले पे सिवान है, दूसरे पे मुंगेर है, तीसरे पे रोहतास है। सबसे ज़्यादा गरीबी में कमी किस जिले में आई है बिहार के? तो पूर्वी चंपारण जिले में आई है। हमारे यहाँ के किस जिले में सबसे ज़्यादा कमी आई है? तो महाराजगंज जिले में आई है। ठीक है। तो आज ये कुल 3 टॉपिक पे हमने चर्चा की, 3 पॉइंट हमने जाना। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो या इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे ज़रूर पूछें, और अच्छे से समझ में आ गया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।